भारती। सखी सहेली। सभी सुनने वालों को राजश्री त्रिवेदी का नमस्कार और बुआ जी आपको भी नमस्कार। नमस्कार और ढेर सारा स्नेह, हमारे सभी साथियों को आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार। और बुआ जी कैसी हैं आप? क्या लग रहा है? अच्छी लग रही हैं है बिल्कुल। ना? तो बस जब 3 बजे हम मंच पर बैठ जाते हैं सखी सहेली के और हमारे ढेर सारे चाहने वाले हमसे मुलाकात करते हैं, तो जाहिर है कि जैसा भी मन हो खुशनुमा हो ही जाता है माहौल पूरा, है ना? चेहरे पे रौनक आ जाती है, मन उत्साह से भर जाता है कि भाई हमारे श्रोता इंतजार कर रहे हैं और हम भी तैयार बैठे। तो आज क्या क्या है? क्या क्या है मतलब? बहुत कुछ है भाई। आज भारतीय तटरक्षक दिवस है, तो उस पर हम बातचीत करेंगे। उसके अलावा पर्यटन में हम आपको ले चलेंगे सोनागिरी दरिया। जी हाँ, दतिया चलेंगे मध्य प्रदेश में। और ठंड में नवजात का लालन पालन कैसे किया जाए, तो कुछ ध्यान देने वाली बातें आप बताइए, कुछ हम बताएंगे और मिलकर कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। और आज है वो दिन याद करो, तो क्या याद करेंगे? बचपन में कुछ शरारतें तो की होगी ना? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बड़े होकर भी की होगी। मैं तो अब भी करती हूँ, सच पूछिए तो अब भी बहुत शरारत करती हूँ। मुझे बहुत मजा आता है जब अगला को देखती हूँ, चेहरे पे वो परेशानी, गुस्सा, लगता है ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। तो कुछ ऐसी कारस्तानी आपने भी की होगी जरूर कि ये हुई ना बात। तो ये हुई ना बात पर हम बात करेंगे उन यादों की जिनमें कुछ शरारतें छुपी थी, लेकिन जो ये शैतानी वाली बात आई है जब से, तब से जो चेहरे पर चमक है सब बच्चों के रज्जो मौसी के, क्या बात है, वो हम देख सकते हैं, साथियों को बता सकते हैं। और इस चक्कर में इन्होंने बधाई भी नहीं दी भारतीय तटरक्षक बल को। जी हाँ, 1 फरवरी है आज, तो हमारे सभी भारतीय तटरक्षक बल जो हैं उन्हें हम बधाई देते हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड का ध्येय वाक्य है वयम रक्षामः, यानी हम सुरक्षा करते हैं। और इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 में हुई थी। फिलहाल इसमें करीब बहुत मतलब हजारों में यहाँ पे कर्मी काम करते हैं और ये रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करने वाली संस्था है। ये भारतीय नौसेना, मत्स्य विभाग, कस्टम, केंद्रीय पुलिस बल और राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर काम करती है। तो भाई आपने ये तो बता दिया कि 1 फरवरी 1977 को अस्तित्व में आया ये बल। उस समय जल क्षेत्र में निगरानी के लिए केवल 7 जहाजों का बेड़ा था और औपचारिक उद्घाटन इसका किया गया 19 अगस्त 1978 को। भारत के समुद्री सशस्त्र बल के 48वें स्थापना दिवस जो है आज हम मना रहे हैं, यानी 1 फरवरी 2024 को वयम रक्षामः और ध्येय वाक्य के साथ। जी, और हमारे साथियों ने लिखकर भी जानकारी दी है कि हर साल 1 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य तट रक्षक के योगदान का सम्मान करना है। भारतीय तट रक्षक दिवस उन अधिकारियों और कर्मियों को समर्पित है जो समुद्री सुरक्षा की देखभाल करते हैं। इस साल दिवस जो है वो 48वें स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अच्छा, एक बात तो है, जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं वो अक्सर देखते हैं कि नहीं मालूम, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो रात के समय आपको दिखेगा कि लाइन से रोशनी दूर पे टिमटिमा रही है, जैसे लगेगा जुगनू है वो पानी पर तैर रहे हैं। ये तटरक्षक बल हैं जो हमारी सुरक्षा करते हैं। वहां पर अपनी एक सीमा है और वहां पर ये हमारी तैनाती से हमारी सुरक्षा करते हैं। तो इनको हम बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, इसीलिए तो आज का दिन मनाया जा रहा है। बिल्कुल। और हमारे देश में क्या क्या किस तरह से हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखा जाता है, इसके बारे में भी ये भी एक तरीका है, एक संस्था है। और कहते हैं कि 1971 में जब बहुत तरह की चीजें हो रही थी तटों पर, तो उसकी रक्षा के लिए नौसेना से अलग एक संस्था स्थापित करने की बात हुई थी। और उसके बाद 1973 में ये जरूरी यंत्र, जहाज, हथियार, रडार और अरेंज करना शुरू किया गया था। और तब 1977 में इस बल की स्थापना हुई और भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल वीए कामत को पहला, कहते हैं, डायरेक्टर बनाया गया था इंडियन कोस्टल गार्ड का। क्या बात है। तो आज उन सबको याद करने का दिन है। हमारे साथी ने साझा किया कि भारतीय तटरक्षक बल देश की समुद्री सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बल है जो समुद्री क्षेत्रों की रक्षा करने, समुद्री डकैती और तस्करी को रोकने और समुद्री आपदाओं से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे जवानों को उनके साहस, बलिदान के लिए सम्मानित करने के लिए भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। हम भारतीयों को एक ऐसा अवसर प्रदान करता है जिसके माध्यम से हम समुद्री सुरक्षा करने वाले जवानों के समर्पण भाव को जान पाते हैं,
समुद्री सीमा लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी है, जिसकी सुरक्षा भारतीय तटरक्षक बल के जवानों द्वारा ही की जाती है। वर्तमान में इस बल के पास, हमारे साथी ने बता रहे हैं कि लगभग 150 से अधिक जहाज और 100 से अधिक विमान हैं, जो उन्हें विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक क्षमता प्रदान करते हैं। बिल्कुल बुआ जी, और फिलहाल कोस्ट गार्ड की ताकत को और बढ़ाया जा रहा है। इसमें और जहाज शामिल किए जा रहे हैं, लगभग ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट भी शामिल किए गए हैं, और इसके अन्य कई केंद्र, एक तो मुंबई है, विशाखापट्टनम, चेन्नई, कोलकाता, पोर्ट ब्लेयर और गांधीनगर है, और इसमें सेना की ही तरह पोस्ट होते हैं, लेकिन उनका नाम अलग होता है। जी, अलग होता है। तो हम उन सबको ढेर सारी बधाई देते हैं, उनका सम्मान करते हैं। और तो क्या बात है, चलें चलें चलें, तब से कह रही हैं आप, तो चलते हैं फिर। कहाँ ले चलेंगे आप? अरे पहले ही बता दिया, सोनगिरी जो है दतिया मध्य प्रदेश चलते हैं। प्रकृति के हरी भरी मनमोहक वादियों के बीच में जो है ना, स्वर्ग से भी सुंदर पर्वत श्रृंखला पर ये सोनागिरी स्थान है, और इसको कहते हैं विंध्य भूमि का गौरव है ये, और अलौकिक सिद्ध क्षेत्र है ये, जहाँ से अनेक मुनियों, तपस्वियों और राजाओं ने निर्वाण प्राप्त किया। और इसको ना सिद्ध प्रभु की नगरी भी कहा जाता है। पूरी जो संपूर्ण पर्वत पर बहुत सारे जैन मंदिर हैं, स्थापित हैं, जिनमें से कई तो हजारों वर्ष पुराने हैं, प्राचीन हैं। बिल्कुल, और सोनागिरी पर्वत लगभग 132 एकड़ में फैला हुआ है, जिस पर 77 और उससे भी ज्यादा 2-3 मंदिर उसके ज्यादा भी। हाँ, 77 तो पुराने हैं और 3 नए हैं। हाँ। तो भव्य मंदिरों की एक पर्वत श्रृंखला है, और जैन ग्रंथों के अनुसार 8 चंद्र प्रभु जो हैं, हाँ, तीर्थंकर जो थे वो के समय से 5.5 करोड़ तपस्वियों ने यहाँ तप किया है, और ये बड़ा ही पवित्र स्थान माना जाता है। भगवान चंद्र प्रभु यहाँ कहते हैं कि 17 बार आए थे, पधारे थे। अनंग, चिंतागति, पूर्वचंद्र, अशोक सेन, श्री दत्ता, स्वर्णभद्र और अनेक संत मुनियों ने यहाँ पे तप किया था। तो यानी काफी तपस्वियों की भूमि रही है। और बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे अभी हमने बताया कि 77 प्राचीन हैं, 3 नए बने हुए हैं। इसमें मंदिर क्रमांक जो है, यानी कि 57वां मुख्य मंदिर माना जाता है। आचार्य शुभ्र चंद और ऋषि भर्तृहरि ने यहाँ निवास करके आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया और कुछ ग्रंथों की रचना भी की। इस मंदिर का आकार और भव्यता बहुत सुंदर और विशाल है। इसमें जो कलाकारी है, नक्काशी की गई है, बहुत सुंदर है। इसके अंदर भगवान चंद्र प्रभु जी की 11 फीट लंबी मूर्ति स्थापित की गई है, खड़ी है मूर्ति, और इसके साथ ही भगवान शीतलनाथ और पार्श्वनाथ की भी मूर्ति है। मंदिर के सामने कहते हैं कि एक 43 फीट ऊंचा पवित्र स्तंभ भी बना है, और मंदिर के गर्भगृह की छत पर शीशे की सुंदर नक्काशी है। मंदिर के सभा कक्ष में जैन धर्म के सभी तीर्थकरों के नाम दीवारों पर अंकित हैं। और यहाँ बहुत बड़ा सा हॉल है, मतलब भव्य कक्ष है, जहाँ पर ध्यान किया जाता है। पूरा पर्वत बहुत सारे रहस्यों से भरा हुआ है, एक अलग ही ऊर्जा है, क्योंकि यहाँ ध्यान किया जाता है, तपस्वियों की स्थली है, तो जाहिर है कि अलग तरीके की ऊर्जा आप यहाँ महसूस कर सकते हैं। यहाँ साधना के लिए लोग आते हैं और आप भी जाकर साधना कर सकते हैं। सोनागिरी पहाड़ी की तलहटी में स्थित एक गांव भी है। 26 जैन मंदिर वहां बने हुए हैं। मंदिरों के पास सुंदर कलाकृतियां हैं जो आपका मन मोह लेंगी। और सोनागिरी मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर है। दतिया जिले में मौजूद और एक पवित्र जैन धार्मिक स्थल माना जाता है। प्राचीन काल में इसे श्रमांचल कहा जाता था, श्रवणगिरी या स्वर्णगिरी भी कहा जाता था, और 9वीं और 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। काफी पुराने हैं ये, पुराना है। और दतिया से तो भाई ये जो है ना कि 15 किलोमीटर बस दूर है, और जैसे बताया कि ग्वालियर से करीब 60-65 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हवाई अड्डा निकटतम जो है वो ग्वालियर का है। तो ग्वालियर से हम उड़कर, मतलब ग्वालियर तक उड़कर जा सकते हैं। और उसके बाद चलते हैं दिगंबर संप्रदाय का ये पवित्र स्थान है। इतिहास में सोनगिरी क्षेत्र पर भट्टारकों की 4 गट्टियां रही थी, जो ग्वालियर के भट्टारकों की शाखा के रूप में स्थापित हुई। श्रीपुर के महाराज अरिंजय, मालवा देश के महामंडलिक सम्राट धनंजय और तिलिंग देश के महाबली नरेश, अमृत विजय और 1500 अन्य राजा महाराजाओं ने इस तीर्थ से चंद्रप्रभ भगवान के संवरण में दीक्षा ली थी। क्या बात है। और इसके साथ ही महाराज अरंजी के विलक्षण पुत्र नंग और अनंग दोनों राजकुमारों ने
उत्तम भोग त्याग कर युवावस्था में चंद्र प्रभु की देशना से प्रभावित होकर जिन शिक्षा ग्रहण की थी, उज्जैन के महाराज श्री दत्त इन्हीं मुनिवरों के साथ से प्रभावित होकर 2000 राजाओं के साथ दिगंबर मुनि हुए थे। तो काफी या कह सकते हैं ना, तपस्वियों की तो हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन काफी त्याग किया लोगों ने। और तो हम और हमें ध्यान लगाने में कितनी मुश्किल होती है ना, बहुत मुश्किल होती है। ज्यादा मुस्कुरा रही हैं, कितना खुश हो रही हैं, और जब ध्यान लगाने की बात करो तो ये गीत सुना देंगी। भाई ऐसा है कि जब कोई कठिन समस्या आती है तो ये हमारे तरफ छोड़ देती हैं, बुआ जी आप पढ़ें। तो भाई बहुत सारी जानकारी हमारे साथियों ने लिखकर भेजी है। वही बातें कि 132 एकड़ में फैला है, कितने मंदिर हैं। इसके साथ साथ और बातें बताते हुए हमारे साथी लिख रहे हैं कि 26 मंदिर और भी हैं, जिनमें से कुछ अति प्राचीन हैं। एक ही पर्वत पर इतने सारे भव्य मंदिरों का समूह आने वालों को अत्यधिक आकर्षित और मंत्रमुग्ध करता है। मानसून के समय और सर्दियों में पहाड़ी से चारों ओर जंगल, खेत, हरियाली ही हरियाली नजर आती है, जो मन को मोह लेती है। मैं भी प्रभु जी के दर्शन करने गया हूँ। वहां धर्मशाला की छत पर सुबह बहुत सारे मोर आते हैं। तो भाई ये देखो, इन्होंने जो आंखों देखा हाल बताया ना, मजा आ गया। और भव्य जिनालयों के अलावा इस पर्वत के अन्य चमत्कारी स्थल भी प्रसिद्ध हैं। एक तो नारियल कुंड, जो एक शिला में नारियल के आकार का कटा हुआ है। दूसरा बाजनी शिला, एक विशेष शिलाखंड बजाने की धातुई प्रतिध्वनि मिलती है इसमें। और अधिकांश जिनालय प्राचीन मंदिर निर्माण शैली पर ही निर्मित है। इनमें मंदिर संख्या जो 52 है, यानी कि 52वां जो मंदिर है, प्राचीन शैली का विशाल जिनालय है। और मंदिर संख्या 59 जो है वो गुंबद वाला मंदिर, और मंदिर संख्या 6 की रचना मेरू शैली पर आधारित है। चक्कीनुमा होने के कारण इसे पिसनहारी का मंदिर भी कहा जाता है। और आगे इसी जिनालय में 6.50 फुट ऊंची पार्श्वनाथ तीर्थंकर प्रतिमा है। और वेदिका पर तीर्थंकर, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु और शांतिनाथ की श्वेत प्रतिमाएं हैं। अंत में 9 फणों वाली पद्मासन मुद्रा में सुपार्श्वनाथ की मूर्ति है, जिसका चिन्ह स्वास्तिक नीचे अंकित है। तो सोनगिरी की जहां बात करें, सोनागिरी कहें या सोनगिर कहें, जो 57वां मंदिर है, उसके गर्भगृह में 2 लेख देवनागरी लिपि में हैं, जिनमें से एक शिलालेख पर मतलब 1233 विक्रमी संवत अंकित है। वहीं चंद्रप्रभ प्रतिमा के एक शिलालेख में संवत 335 मात्र ही पढ़ने में आता है। विद्वानों का मत है कि इसमें जरूर एक जो आगे रहा होगा, यानी 1335 संवत रहा होगा। प्रथम अंक 1 दब गया होगा या मिट गया होगा, ऐसा प्रतीत होता है। तो इस तरह से काफी पुराना है। प्रतिमा पर्वत में ही उकेरी गई है। बहुत सारे संदेश हमारे श्रोता पूरी जानकारी के साथ हमें, लेकिन भाई जानकारी के संग संग ये तो बता दो कब जाना है। वर्षा ऋतु में तीर्थ स्थान और भी बहुत सुंदर हो जाता है। कलकल करते हुए झरने रहते हैं, कलरव करते पंछी, धवल आकाश के नीचे हरियाली के गलीचों पर नाचते मोर, बहुत सुंदर लगता है। और यहाँ पर अक्टूबर से लेकर मार्च तक आप जा सकते हैं, अच्छा लगेगा। और हमने बिल्कुल कहते हैं कि इस जगह को देखकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, प्रफुल्लित हो जाएगा। और हम तो बस सोचकर, जिसे कहते हैं कि जितना कुछ यहाँ पर विवरण दिया गया है और हमने अपने श्रोताओं को बताया, अपनी गंभीर क्यों हो गई हैं हम, बिल्कुल हम सोच रहे हैं कुछ और बढ़िया बता रहे हैं, कुछ और बढ़िया आ रही हैं। इससे बढ़िया और क्या बता सकते हैं भाई। घूमने फिरने की जब बात होती है और जब हम जाते हैं तो सबसे ज्यादा चिंता ये रहती है कि बच्चे जो साथ में चलते हैं, खास तौर से ये जो बिल्कुल दुधमुहे बच्चे जिनको कहना चाहिए, उनको कैसे संभाला जाए। हमें तो समझ में आ जाता है कि अच्छा बड़ी गर्मी है, बहुत ठंड है, लेकिन इनका कुछ समझ में आता नहीं। हाँ, कुनमुन करते रहते हैं। हाँ। तो लेकिन देखभाल तो वही है ना उस वक्त, ऐसा हमें लगा बोल सकते हैं, बोल नहीं रहे वो, बोल नहीं पाते। तो उन पे विशेष ध्यान देने की जरूरत बिल्कुल जरूरत है। और हमारे साथी ने लिखकर भेजा है कि ठंड में नवजात का लालन पालन, भाई लालन पालन वो भी नवजात का, और यदि कहीं वो नवजात शिशु प्री मैच्योर हुआ फिर तो ये लालन पालन और भी कष्टों से भरा हुआ करता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति भी आती ही है। वैसे आजकल शिशु रोग विशेषज्ञ के पास ऐसी तमाम आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं जिनसे वो प्री मैच्योर बेबी के लालन पालन में सक्षम है। किंतु घर पर नवजात शिशु की सुरक्षा ठंड में करना पहले की दादी माँ जानती थी। सुबह सुबह की धूप में सर्दी बचाते हुए शिशु की उपटन, तेल मालिश आदि सारे कार्य संपन्न किए जाते रहे हैं। धूप न रहने पर भी बंद कमरे में गर्म माहौल में ये कार्य होते थे। फिर नवजात को माँ के दुग्ध का ही सेवन वर्ष पर्यंत आवश्यक रहा है। तभी शिशु विभाग में क्षीरज और क्षीर अन्नज, फिर अन्नज की संख्या दी जाती रही है।
और हमारे एक और श्रोता लिखकर भेजती हैं कि सर्दियों में बच्चों को गर्म कपड़े अच्छी तरह पहनाने चाहिए। बच्चे के शरीर में रक्त संचालन को बूस्ट करने के लिए उसे रोज मालिश करनी चाहिए। सर्दियों में छोटे बच्चे को रोज नहलाने से बचना चाहिए और सर्दियों में बच्चों को समय पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। कि भाई ऐसा ना हो कि उसके वैक्सीन का समय हो गया लेकिन हम सिर्फ इसलिए नहीं जा रहे हैं कि ठंड बहुत है। हाँ। तो इस मामले में कोई भी कोताही न करें, आलस से न करें और बच्चों को नहलाएं ना जरूर, लेकिन कपड़े जरूर बदलें, उनकी स्पॉन्जिंग कर दें, थोड़ा सा गुनगुने पानी से उनको पोंछ दें। और हमारे साथी ने जैसे लिखा भाई कि दादी नानी लोग करती जरूर थी लेकिन आज भी हमारी बहनें, बेटियां, भतीजियां सब कर रही हैं और सब ख्याल रखती हैं। धूप निकले बशर्ते तो जाहिर है कि मालिश करके धूप में बैठाएं, नहीं तो जो जैसे पिछली बार बड़ी खुश हो रही थी राजश्री जी कह के कि हमें पता है गुरसी हमें मालूम है, बोरसी तो बोरसी जला कर रखें। और हीटर आदि अगर आपने कमरे में जलाया है और नवजात है तो इस बात का ख्याल रखें कि थोड़ी देर बाद उसको बंद कर दें, क्योंकि कमरे में एक अजीब सी माहौल हो जाता है हीटर जो जलता है, तो इस बात का ख्याल रखें। ऑक्सीजन कम होता है। ऐसे ही अगर बोरसी भी जल रही है तो भी ध्यान रखें कि थोड़ी देर पर उसके लिए जो है वातावरण शुद्ध भी हो जाना चाहिए। मैंने कहा था पिछली बार, आपको नहीं याद है, मैंने कहा था कि पानी जरूर रखें वहां। क्या बात है। और एक श्रोता लिखकर भेजी है, क्या पता बुआ जी, ये देखिए, दुनिया में नवजात शिशु का स्वागत करना माता पिता के लिए खुशी और जिम्मेदारी लाता है। खासकर ठंड के महीने में जिन माता पिता को एक छोटी सी जान की देखभाल करनी है उनके लिए सर्दी चुनौतियों से भरी लग सकती है। नवजात शिशुओं का शरीर पूरी तरह से विकसित नहीं होता और इसलिए बड़े बच्चों और वयस्कों की तरह ठंड से निपटने के लिए शरीर के मुख्य तापमान को समायोजित करना अधिक कठिन होता है। इसके अलावा ठंडा और शुष्क मौसम कुछ सामान्य बीमारियां और फ्लू भी लाता है। जी, ये तो हो गई बात। इसके संग संग बात आती है कि जो बचाव कैसे करें। माएँ जो दूध पिलाती हैं बच्चों को या नहीं भी पिला रही हैं तो भी ऐसा काम ना करें कि उनका हाथ बहुत ठंडा है, ध्यान नहीं दिया, बच्चे को गोद में ले लिया ठंडे ठंडे हाथ से। अभी बच्चा तो बहुत गरम गरम है, हमने उसको खूब लपेट झपेट के रखा, लेकिन आपने जाकर उसको ठंडे हाथ से छू लिया। या माँ जो दूध पिलाती है वो अगर बहुत ठंडी चीजें खा रही है, अपना ख्याल नहीं रख रही है, तो जाहिर है कि वो दिक्कत बच्चे को आ सकती है। तो आप अपना पूरा ख्याल रखें, अपना भी जो भोजन है वो थोड़ा सा गर्म तासीर वाली जो चीजें हैं वो खाएं। बिल्कुल। और ज्यादा कपड़े भी ना पहनाएं। पहले तो कपड़ा मुलायम सूती हो, बाद में ऊन के बने मुलायम आप उन्हें पहना सकती हैं। डायपर जरूर पहनाएं, समय पर बदलना याद रखें और पाउडर का छिड़काव भी जो है वो जरूरी होता है, जिससे कि जब आप दूसरा डायपर पहनाते हैं। और जैसा आपने कहा अभी बुआ जी की स्तनपान कराने वाली जो माँ है उसको भी खुद को ठंड से बचाना बहुत जरूरी है। और कुछ भी संक्रमण यदि हो जाए तो उसको डॉक्टर से जरूर दिखाएं। समय पर बच्चों को वैक्सीन जरूर दिलाएं, ये भी हमारी बात हुई अभी। और हल्के कंबल ही बच्चे को उड़ाएं, मच्छरदानी जरूर लगाएं। ये सब बातें तो हो गई। हम लोगों ने बच्चे पाले इसलिए हमें पता है। बिल्कुल पाले हैं। और अक्सर हमें जो कपड़े ठीक ठाक लगते हैं, लेकिन बच्चों का जो शरीर इतना नाजुक होता है, उनकी त्वचा इतनी कोमल होती है कि उनकी कोमलता के हिसाब से आप समझें। ऐसा नहीं कि आपको तो ठीक लग रहा है तो आप सोचेंगे उसको भी नहीं चुभ रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ कपड़े जो होते हैं बच्चों को चुभते हैं ऊनी कपड़े। तो अगर बच्चा रो रहा है तो इस बात का ख्याल रखें कि कहीं कोई चीज़ उसको चुभ तो नहीं रही है या ऊनी कपड़ा उसे परेशान तो नहीं कर रहा है। सोते समय जैसे कि हम लोग बड़ों के लिए कहते हैं कि टोपी मोजा उतार दें, वैसे ही बच्चों के लिए भी उतार कर ही सुलाएं। इस बात का जरूर ख्याल रखें। अगर बहुत ठंड लग रही है तो कोई सूती कपड़ा उसके सिर पर लपेट सकते हैं। और ठंड के मौसम में बच्चों की त्वचा जो है बहुत ज्यादा ड्राई और रफ हो जाती है। ऐसे में उसके शरीर में लाल चकत्ते या खुजली या पपड़ी बनने की समस्या हो जाती है। इसके लिए बेबी स्किन केयर लोशन या मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं उसे, और इससे त्वचा मुलायम और उसकी जो त्वचा है वो स्वस्थ रहेगी। और नन्हे बच्चों को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ले जाने से बचें। कुछ महीने बाद आप उसको ले जा सकते हैं, लेकिन ऐसे मौसम में थोड़ा सा अवॉइड करें। या आप जा रहे हैं स्कूटर आदि खुले वाहन से तो भी ख्याल रखें कि उसे न ले जाएं तो ही अच्छा। वैसे हमारे साथी लिख रहे हैं कि ठंड में बच्चों की बहुत देखभाल की आवश्यकता होती है, ठंड से बचना है। कंडे जलाकर उसमें अजवाइन डालकर उससे उठने वाले धुएं से बच्चों की हल्की हल्की सिकाई करने से सर्दी में लाभ होता है। पैर के तलवे हथेली में रिंग का छोटा सा
हींग लग रहा है, हमें लिखना चाह रहे थे ये। हींग को थोड़ा सा पानी में घोलकर लगाने से सर्दी से बचाव होता है। पेट दर्द होने पर नाभि के आजू बाजू गोलाई बनाते हुए लगाने से भी बहुत फायदा होता है हींग। छोटे बच्चों को सुबह ही धूप में रखना चाहिए। ज्यादा तबियत गड़बड़ होने पर डॉक्टर को जरूर दिखाएं। तो बात आपने बिल्कुल सही कही है, और लेकिन जो धुएं दिखाने की जो बात है उसमें इस बात का जरूर ख्याल रखें कि ऑक्सीजन कहीं कम तो नहीं हो गया, उसके बाद शुद्ध वायु भी आती रहे, इस बात का ख्याल रखिए। हाँ, जैसे कि बच्चे के कमरे में बुआ जी वो लकड़ी या कोयला या कंडे को ना जलाएं। आपने भी अभी कहा कि अगर हम हीटर ऐसी चीज जलाते हैं तो, वरना उसके धुएं से सांस की तकलीफ हो जाएगी और बच्चा तो बता नहीं सकता। जी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसको खांसी नहीं आ रही है लेकिन उसको तकलीफ हो रही है, सफोकेशन हो रहा है, और बच्चा तो बता नहीं पाएगा। तो हमारी साथी ने भाई आप वाली बात लिख दी कि बोरसी या हीटर जलने पर कमरे में एक बड़े खुले बर्तन में पानी जरूर रखना चाहिए। तो इस बात का जरूर ख्याल रखिए। और बच्चे तो बच्चे हैं, बड़े प्यारे से होते हैं, अगर कुछ उन्हें तकलीफ हो रही है, रो रहे हैं, दुखी हैं, तो चिकित्सक को जरूर दिखाएं। ये ना सोचें कि ठीक है छोटा बच्चा है, रो रहा है, कोई बात नहीं। तो भाई जिया तो झूम कर नाच उठेगा। जो हम लोग बात कर रहे थे, अगर बच्चे खुश रहेंगे तो जाहिर है कि उनकी एक मुस्कुराहट पर तो 100 जान न्यौछावर है। और एक बड़ी प्यारी सी बात हमारे साथी ने लिखकर भेजी कि डायपर खोलने के बाद पाउडर या आप नारियल तेल में कपूर या जायफल घिसकर मिलाकर वहां पर जरूर लगाएं। और देखो इसी से याद आ गया कि बच्चों को अगर ठंड लग रही है तो उस दूध में जायफल घिसकर 2 बूंद अगर डालकर पिला दिया जाए तो अंदर से गर्माहट रहेगी बच्चों को। तो इन सारी चीज़ों का हम सेवन कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे साथियों को भी पता है, तो इस बात का ख्याल रखिए। बच्चे खुश तो हम खुश, और हम खुश तो जो शरारत है वो अपने आप सामने आ जाएगी। बिल्कुल सामने आ जाएगी। हंसो मत, ये हमारा देखो अभी श्रोता ने लिखकर भेजा है। श्रोता ने नहीं ये नहीं, हमने बताया है। अभी आएगी आपकी, निकलेगी, सब सामने आएगी। लेकिन देखो ऐसे लोग भी होते हैं, कितने शरीफ थे, बचपन में कभी ज्यादा शरारत नहीं की, डर लगा रहता था पिटाई का। पिटाई से कौन डरता है? अच्छा, आपको कभी पिटाई नहीं पड़ी ऐसा? अरे पढ़ती है तो ठीक है, उससे डरना क्या, तो शैतानी कैसे छोड़ देगा आदमी? तब बहुत डर लगता था, बाप रे चोट लग जाएगी। और माँ बाप से क्या, मास्टर से, टीचर से भी पिटाई पड़ती थी। इसमें ठीक ठाक है और होना भी चाहिए। ठीक ठाक है, हाँ, मतलब ठीक ठाक लगता है ना। देखिए हमारे एक श्रोता लिखकर भेजते हैं, बहुत लंबा सा मैसेज है कि जिस बचपन में शरारत ना हो वो बचपन ही कैसा। देखो यही तो हम कह रहे हैं ना कि अभी फिर वो बचपन ही कैसा तो चाहिए। हमारे पड़ोस में एक पंजाबी छोटा परिवार रहता था। उनके अहाते में बेहद ही सुंदर सुंदर सर्दियों के दिन वाले फूल लगे हुए थे, गुलदाउदी। हमारे घर में सिर्फ सफेद और पीले थे और उनके घर मैरून काला वाले लगे हुए थे। जब भी दिल्ली जाते थे वहीं से फूलों के पौधे लाते थे, इसलिए उनके बगीचे में तरह तरह के फूल रहते थे जो हमारे बगीचे में नहीं थे। हम सभी भाई बहन ने प्रोग्राम बनाया, सर्दियों के दिन शाम में सभी कोई घर के भीतर चले जाते हैं, हम उनके अहाते में घुसकर फूल तोड़ेंगे। और हम 3-4 भाई बहन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उनके बहुत सारे खिले फूल, अधकच्चे टमाटर तोड़ डाले। पर इन फूलों का करें क्या, हमें तो सिर्फ तोड़ने से मतलब था। भैया उन फूलों को पेपर में लपेटकर पलंग के नीचे छुपा दिया। पूरा कमरा सुगंधित फूलों से महक रहा था। शाम को बाबूजी जब लौटे तो बोले, आज घर में इतना खुशबू कहाँ से आ रहा है? पर हम तो कुछ बोलने से रहे। सुबह जब हमारे पड़ोसी हल्ला करने लगे, किसी ने रात में सारा फूल तोड़ लिया, उसी समय बहुत हल्ला हंगामा हुआ। वॉचमैन ने हिदायत दिया गया कि देखा ही नहीं। उसने ये कहा, लेकिन जब घर में झाड़ू लगाने का समय आया तो सारा राज खुल गया। सारा राज खुल गया। उसके बाद हम तो स्कूल चले गए। हाँ। और शाम को हमारी क्या दुर्गति हुई, यानी कि खूब धुनाई हुई होगी और हमें गुलाटी अंकल के घर जाना पड़ा। कान पकड़कर माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने हमारा नामकरण कर दिया था चांडाल चौकड़ी। तो भाई ऐसा होता है, और ये सब बचपन की जो शरारतें होती हैं फिर बड़े होकर अपने आप गंभीरता में तब्दील हो जाती हैं। लेकिन वाकई फूल ऐसी चीज है कि वो आप नहीं छुपा सकते। टमाटर वगैरह तो खा लिया होगा, ठीक है, और आम की चोरी तो बहुत ज्यादा होती है और उसको तोड़ने का अपना ही मजा है। भले ही आप ना खा सके, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, 1-1 अंगुल वाले भी होंगे, वो भी तोड़ ही लिए जाते हैं। हमारे साथी लिख रहे हैं कि पैसे नहीं थे पर सुकून था, कुछ कर गुजरने का जुनून था। वो दोस्तों के साथ स्कूल की मस्ती, आंखें अब उन्हीं दोस्तों को देखने के लिए तरसती। टीचर की डांट और माँ का प्यार सुनने को दिल अब हमेशा रहता बेकरार। काश जिंदगी घुमाकर वापस उस मोड़ पर ले आए जहाँ से हम चले थे, वहीं हम पहुंच जाएं। वो बचपन के दिन बहुत याद आते हैं, आंखों में पानी बनकर बह जाते हैं। क्या बात है, बहुत ही सुंदर कविता इन्होंने लिखी है। हाँ, लेकिन आंसू क्यों बहाना? कई बार
अब उनके बचपन कर ले शैतानी थोड़ी सी कुछ और फिर से, नहीं तो कम से कम याद तो कर ले। देखिए अपनी कुछ, अगर लाल पीले कपड़े पहन ले तो लोगों उम्र देखिए अपनी। हाँ देखिए, और कितने नहीं लोग कहते लोगों की नहीं तो उनको कह देना चाहिए देखिए देख ही रहे हमारी उम्र है तो हमें पता है। बिल्कुल सही बात है। तो कल हम लोगों ने ऐसे ही कहा था ना कि लोग ऐसी ही बातें करते हैं, उम्र देखिए। पहली बात तो उम्र देखी नहीं जाती है, उम्र का खुशी से क्या लेना देना है, शैतानी से तो बिल्कुल ही नहीं लेना देना है। शरारती बने रहिए, गदर मचाते हैं आज। बिल्कुल मचाते हैं। एक संदेश है, बचपन हर किसी के जीवन का एक खूबसूरत यादों से भरा हुआ पन्ना होता है। बचपन हम बहुत शरारत किया करते थे। अक्सर कोई से जाए तो उसके चेहरे पर जोकर की तस्वीर बनाना या फिर किसको भूत बन के डराना, सब हमारी शरारतों से परेशान हो जाते थे। अक्सर अब जब वो दिन याद आते हैं तो सबके मुंह पर एक मुस्कुराहट और आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। सच में कितने अच्छे दिन थे वो। बिल्कुल सही बात है। और एक तो बहुत सारी चीजें और भी होती हैं शरारत के अलावा, जैसे कोई भी साइकिल आप नया नया चलाना जब सीखते हैं तो कोई भी जब साइकिल लेकर आता है तो बस पीछे पड़े रहते हैं भैया के साइकिल की चाबी दे दीजिए ना। वो कितनी भी ऊंची हो, कैंची चला लें, लेकिन दे दो बस। फिर कितनी वो कहेंगे भी कि जून का महीना है, इतनी तेज धूप है, बाहर कैसे जाओगे? नहीं दे दीजिए बस। बिल्कुल उनके पीछे 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 घूमते रहते थे। वो कहें अगर चाय बना के दो अभी, हाँ चाय बना दे रहे हैं, और कोई नाश्ता बना दो वो भी बना देते हैं। तो कुछ इस तरीके की गुजारिश होती थी, शैतानियां करने का अपना एक अंदाज होता था। क्या करती थी? यही साइकिल वाला जो था, वो बहुत ऊंची साइकिल थी भैया की, लेकिन लगे रहते थे पीछे पीछे। फिर बाद में वो विक्की आती थी ना, सुएगा, और कौन कौन सी छोटी वाली 2 पहिया बाइक्स, उनको चलाया जाता था। कभी कभी उसमें पेट्रोल नहीं रहता था, उसको घसीटते रहते थे, लेकिन उसका मजा अलग था। देखिए ना, ये सब जो जिसको हम लोग चोरी कहते हैं, ये एक्चुअली चोरी क्या होती है बुआ जी? मस्ती होती है। हमारे पड़ोस में अमरूद का पेड़ होता था। फूल तो मैंने भी बहुत चुराए। सुबह उठती थी 5 बजे। हाँ। और क्या कहते हैं, लेकिन सारा नहीं चुरा लेती थी कि पड़ोसी को पता भी चल जाए, थोड़ा बहुत ले लो बस, ठीक है, थोड़ा उनके लिए छोड़ दो। मुझे याद है हम सब बहने जाकर और बड़े मस्ती में वो फ्रॉक पहनते थे छोटे में, उसमें बहुत सारे लिया जाता था, बटोर लिया जाता था। और उन्होंने ऊपर से देख लिया और कहा क्या हो रहा है बंगाली थे कि हम सब इतने घबरा गए कि हमारे छूट जाता था। लेकिन बहुत नाराजगी हुई उनके ऊपर कि थोड़ी देर वो रहनी, चुप नहीं रह सकती थी, हम लोग चले आते, लेकिन वो क्यों चुप रहती है? उनके तो भाई ऐसी कुछ चीजें होती हैं। कभी कभी कुछ बच्चे जो होते हैं घबराहट में वो चीजें छोड़ देते हैं। कुछ होते हैं कि पूरी झोली पकड़ी अपनी और फ्रॉक में वैसे ही लेके दौड़ गए। ये तो सच है कि बचपन हर गम से बेगाना होता है, तभी तो हम इतनी दीवानगी करते हैं, इतने बचपने करते हैं। एक हमारे श्रोता ने लिखकर भेजा है कि बचपन की शरारतों में हमने स्लेट पर लिखने वाली पेम जो चूने से बनती है नाक में डाल ली थी। चौक हाँ, लेकिन उन्होंने पेम क्यों लिखा? हो सकता है चौक की मैं मीन करती हूँ। हमारी टीचर डाल ली थी, हमारी टीचर ने आया की मदद से निकलवाई। और एक श्रोता लिखकर भेजते हैं कि पिताजी की सख्ती के कारण बचपन में शरारत कम कर पाए। याद है हम तेज धूप में बाहर ना निकल पाए तो माताजी दरवाजे पर अंदर से ताला जड़ देती थी। पूरा दिन चाबी ढूंढने में निकल जाता था, फिर जोखिम लेकर खिड़की की 2 रॉड के बीच से निकल भागते थे। भाई ऐसे ही कुछ होता है। ज्यादा धूप में मत निकलो। उस वक्त लू चला करती थी मुझे। हाँ, लेकिन हम लोगों को कहाँ लगती थी? हम लोगों को भी ऐसे ही हमारे सबसे बड़े वाले जो मतलब ताऊ जी को हम लोग बाबा कहते थे, तो वो बैठक जो होती है ना पुरानी, एकदम ठंडी हो जाती है, पत्थर का घर, और उसमें नीचे कहते थे सब बच्चों को आवाज दे के चलो सब लोग सो जाओ। और हम लोग ऐसे लेटे रहते थे, ऐसे दरवाजे से जितने लोग गली से जाते थे उनकी परछाई बस गिनते रहते थे। और जैसे ही नाक बजनी शुरू हुई बाबा की, तो धीरे धीरे सड़क के एक जन निकलना शुरू कर देते थे। अगर वो गलती से उठ गए, उन्होंने पूछा कहाँ, तो बोलते थे नहीं वॉशरूम होके आ रहे हैं, पेशाब करके आते हैं। तो बस जो पकड़ गया वो पकड़ जाता था। बाकी सब पता है कैसे 3 मंजिल ऊपर चढ़ते थे, और बगल में चाचा का घर, वहां से 3 मंजिल उतर के बाहर छत भागते थे। हाँ, नंगे पांव। नजदीके होती थी। नहीं, बगल वाले घर से नीचे बाहर, क्योंकि वहां से बैठक से निकलेंगे तो आवाज हो जाएगी दरवाजे की। तो ये सब नहीं होता था। तो और जाते कहाँ थे? आइसक्रीम खरीदने। गोरस जो होता था बर्फ वाली। हाँ, और क्या, वो भी फैक्ट्री थी बहुत दूर, तो वहां से ही ली जाती थी, उसका स्वाद अलग होता था। ऐसे ही कुछ यादें शेयर की हमारे साथ एक हमारी श्रोता लिखती हैं कि बचपन की यादों के गलियारों में शरारत याद आई जब गर्मियों के दिन में रात आंधी चलती थी। हाँ, गलियारों में जब
आंधी चलती हमारे घर के पेड़ जो से आम टपकते और पड़ोसी परिवार सहित उन्हें लेने आ जाते। वे अपने तरफ के आम नहीं चुनते। हम भाई बहनों ने तय किया कि अपनी खिड़की पर बैठकर जोर जोर से बातें करेंगे और अभी वहां सांप दिखा था। जैसे ही पड़ोसी आए हम लोग बोलने लगे। वे सब सुनकर अपने घर भाग निकले और हम सब वापस पीछे के दरवाजे से आम बिन लाए। सुबह जब उनको सब बात पता चली कि शरारत की गई थी तो उनकी भी हंसी आई, लेकिन हम लोगों ने उनको आम खूब सारे दिए। आज उनके साथ रिश्ता बड़ा प्यारा बना हुआ है। उनके साथ आज भी बातें होती हैं। वो बातें जब बोलती होंगी, याद करते होंगे तो बहुत हंसी आती होगी, मजा आता होगा कि भाई आम नहीं देना चाहते थे तो उन्होंने ऐसे बोला। और ऐसे ही साथी हमारे लिख रहे हैं कि हम तो छोटे होते हुए हमारे पीछे गली में अंकल बाहर सोए होते थे, उनको उठाकर कुछ घर आगे छोड़ आते थे। कई बार ऐसा किया। और इन्होंने लिखा कि हार्दिक बार अलग घर लास्ट में एक दिन पकड़े गए। तो कई बार ये करते थे, एक दिन पकड़े गए, फिर पिताजी से शिकायत की गई और सर्विस हुई। वो सर्विस भी बहुत याद आती है, यानी कि इनकी पिटाई हुई होगी। हाँ। तो धुनाई जो होती थी, इसको इन्होंने अच्छा नाम दिया कि सर्विस की गई। तो मतलब गाड़ी जो सर्विसिंग के लिए जाती है तो इंसान की भी सर्विसिंग हो जाती है इस तरीके की शरारत के बाद। बिल्कुल। आप लिखती हैं, एक श्रोता लिखती हैं कि क्या सुहाने दिन थे बचपन के। स्कूल से आना, एक पेड़ पर चढ़ना, कभी दूसरे पर बैग माली उठाकर ले जाता हमारा, और फिर ये डर कि कहीं घर तक बात न पहुंच जाए। एक बार शादी में भूखी बातें करने पर घर आकर माँ से मार, अच्छा वो कह दी होंगी कि भूख लग गई है, कुछ ऐसी बात, माँ से मार पड़ी। लेकिन फिर दूसरे दिन से फिर वही शरारतें। क्या दिन थे वो, भूख प्यास सर्दी गर्मी से परे। तो ऐसे ही हमारे साथी लिख रही हैं, हम लोग बनारसी बाग जाते थे, लखनऊ में जू। चुपके से सुबह सुबह 5 बजे सहेलियां मिलकर सैर करती थी। घर के पास ही फ्रॉक में सब फूल तोड़कर आती थी। गेट के चौकीदार से बचना सबसे बड़ा मिशन होता था। तो भाई इस तरीके के मिशन तो बहुत किए होंगे आप सब ने भी। और हमारे साथी एक और भी बता रहे हैं कि हम 2 दोस्त को बचपन में बेर चुराते हुए रखने वाल ने देख लिया था, यानी रखवाल ने, और जोर से इतना भागे कि सीधा घर आके रुके, तब जाकर सांस में सांस आई। और ये लिखती हैं कि हम तो छोटे में हमारे पीछे गली में अंकल बाहर सोए हुए थे, जो भी आपने पढ़ा उनके। अच्छा, हमारे एक साथी जो थी वो क्या करती थी कि लंच टाइम पे जब आइसक्रीम मिलती थी ना, और उसमें वो जो गुलाबी रंग वाली, ऑरेंज कलर रिमझिम एक आती थी काले रंग की, तो वो जब खाती थी तो वो और खूब चाट के अच्छी तरह से खाती थी, ताकि उसका होठ जो है, पूरी जीभ जो है, वो अच्छे से गाढ़े गुलाबी रंग की हो जाए। कहती थी जब आइसक्रीम खा रहे हैं तो पता चलना चाहिए। और लंच के बाद जब वो क्लास में आती थी तो बहुत डांट पड़ती थी, किस तरह से तुमने खाया कि तुम्हारा पूरा मुंह जो है वो लाल हो गया है। तो वो कहती थी भाई खाया इसीलिए है कि दिखाई दे। बिल्कुल। और एक आखिरी संदेश पढ़ देती हूँ कि वो कह रही कि बस मेरा सुनते सुनते लगा कि मैं भी एक संदेश भेज दूं। बचपन में मेरी छोटी दीदी बहुत डरपोक थी, तो हम तीनों छोटे भाई बहन उसे जब बहुत डराया करते थे। अब तो बस यादें ही हैं विविध भारती की, जो इन सुनहरी यादों को ताजा कर देती हैं। तो अब मुझे यानी राजश्री त्रिवेदी को और बुआ को दीजिए इजाजत, स्वीकार कीजिए। नमस्कार।